नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले हम मोटिवेशनल कोड हम पढ़ते हैं, जिसमें आज है इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कई ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। दोस्तों, जितना आपने ज़िंदगी में इंतज़ार करना शुरू कर लिया है उससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही है। लेकिन मनुष्य का ये कर्म है कि वो लगातार लाइफ में आगे बढ़े, लगातार उसके लिए प्रयास करे, हर काम को बिल्कुल शिद्दत के साथ करे और कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ का इंतज़ार मत करें, क्योंकि जो इंतज़ार करने वाले लोग हैं वो ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे मौके की तलाश में रहना चाहिए और जो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत तेज़ी से निकल रही है, इसलिए इंसान को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर विद्यार्थी जीवन के अंदर बात करें तो विद्यार्थी को भी कभी लाइफ में ये मत नहीं सोचना चाहिए कि अभी समय काफ़ी बचा हुआ है, हम कुछ दिनों के बाद पढ़ लेंगे। ऐसा सही नहीं है, क्योंकि जब तक आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करना चाहिए और लगातार प्रयास करने से ही हमारे माँ बाप का सपना हम पूरा कर पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज 12 जनवरी है और इस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अब की बार राष्ट्रीय युवा दिवस महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में मनाया जाएगा। और इस करंट अफेयर्स में हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार हैं वो भी कवर करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के समाचार हैं वो भी करते हैं, खेल कूद से संबंधित नियुक्तियां और कुछ योजनाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हम बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पिछले कई बार एग्जाम में आ चुका है। यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और सूरत। इंदौर लगातार आप कह सकते हैं इस श्रेणी में बना हुआ है और बिल्कुल स्वच्छ शहर आप कह सकते हैं जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है। और सूरत जो है ये गुजरात का एक शहर है। कई बार यहाँ से स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई, तो सूरत में लगाई गई। सूरत जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूरत जो है हीरे तराशने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इनको दिया गया है। इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार दिया गया। इसी कैटेगरी में नेवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडप में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को यह पुरस्कार प्रदान किया। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया गया, तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ये किस आप कह सकते हैं जनजाति से हैं, तो ये संथाल जनजाति से हैं और आदिवासी क्षेत्र से बनने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। जबकि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। और इसी प्रकार से यहाँ पर इंदौर आप कह सकते हैं लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको शपथ दिलाई जाएगी, तो उनका नाम है शेख हसीना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं जिनका नाम है शेख हसीना। इसके ऊपर अगर बात की जाए यहाँ पर इनकी जो पार्टी है उसका नाम है अवामी लीग। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने ढाका में नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने और साथ में 25 मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना यहां पर बताई है।
हाल ही में समाप्त हुए चुनाव में अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर शेख हसीना किस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनका नाम है अवामी लीग। और कौन सी बार ये आप कह सकते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो चौथी बार आप कह सकते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर जो बांग्लादेश है उसके अभी राष्ट्रपति कौन है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था, उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन छप्पू। ये पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए एक राजपत्र जारी किया गया। और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार ये 74 वर्षीय चप्पू राष्ट्रपति आप कह सकते हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद की जगह लेंगे। यानी इससे पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल हमीद, इनकी ये जगह लेंगे। और कौन बनेंगे अब आप कह सकते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन छप्पू। इसके बाद अगर बात की जाए जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। पार्टी की अगर बात की जाए कौन सी थी, अवामी लीग पार्टी थी। और ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और फिर बाद में आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री भी बने थे। और इन्हें ही बांग्लादेश का संस्थापक भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि बांग्लादेश के संस्थापक का नाम क्या था, तो बांग्लादेश के संस्थापक का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने और फिर प्रधानमंत्री भी बने। वह 17 अप्रैल 1971 से लेकर के 15 अगस्त 1975 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ स्ट्रेटेजी के कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था, शेख मुजीबुर रहमान। और इसी को बांग्लादेश का संस्थापक भी कहा जाता है। और ये 17 अप्रैल 1971 से लेकर के 15 अगस्त 1975 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो यह किया जाएगा विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 जो आप कह सकते हैं वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण फरवरी मार्च 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षीय बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत चार देश इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। यहां पर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं जो स्टैटिक जीके में पूछे जाएंगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत कितने देशों को शामिल किया गया, 4 देशों को शामिल किया गया, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। इनकी शुरुआत कब हुई, 1995 में हुई। अगर बात की जाए इससे पहले कौन सा आप कह सकते हैं संस्करण किया गया था, तो 11वां किया गया था। कब किया गया था, फरवरी मार्च 2022 में किया गया। और पूर्वी नौसेना कमान के तहत ये विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया था। और अब की बार भी अगर बात की जाए ये मिलन 24 जो है ये भी 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता है अमन सहरावत ने। यानी अमन सहरावत ने जाग्रेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलो भार में अगर बात की जाए तो कौन सा पुरस्कार जीता, गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर मौजूदा एशियाई चैंपियन अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। रैंकिंग सीरीज की अगर बात की जाए, रैंकिंग सीरीज के इस संस्करण में यह भारत का पहला पदक था। वहीं टूर्नामेंट के फ्री स्टाइल कैटेगरी के पुरुषों के 57 किलोग्राम और 125 किलोग्राम में
विक्की और सुमित जो हैं प्रतिस्पर्धा करेंगे। यानी यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि विक्की और सुमित जो हैं कितने किलोग्राम में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो विक्की करेगा 57 किलोग्राम में और सुमित करेगा 125 किलोग्राम में। अगर बात की जाए यहाँ पर जो क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट हुई है उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो उनका नाम है अमन सहरावत। कितने भार वर्ग में जीता है, तो आप कह सकते हैं 57 किलोग्राम में उन्होंने जीता है। इसके बाद अगर बात की जाए संसद का बजट सत्र इसी महीने किस तारीख को शुरू किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है 31 जनवरी को। यानी 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र इसी महीने की 31 तारीख यानी 31 जनवरी 2024 को शुरू किया जाएगा। अगर बात की जाए यहां पर अगर बात की जाए संसद का बजट इसी महीने की 31 जनवरी 2024 को शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी और इसी सत्र के 9 फरवरी तक चलने की उम्मीद है। यानी ये जो सत्र है ये 9 फरवरी तक चलने की उम्मीद है। यहाँ पर एक स्टैटिक जीके का बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर करते हैं राष्ट्रपति, जो हमारे कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 108 अनुच्छेद में है। संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता अगर बात की जाए तो कौन करता है, तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। मैंने आपको बताया उसके लिए सॉरी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आप कह सकते राष्ट्रपति नहीं करते बल्कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का जो काम होता है वो होता है राष्ट्रपति का, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यानी संबोधन करने का मतलब है यहां पर बुलाने की बात। और यहां पर संसद का जो बजट सत्र होगा वो आप कह सकते हैं 31 जनवरी 2024 को ही शुरू हो रहा है और इसकी घोषणा किसने की है, आप कह सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसके बाद अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यह किया है बायकॉम 18 के साथ, बायकॉम 18 के साथ आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए समझौता किया है। इसके बाद अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में प्रमुख हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए बायकॉम 18 के साथ 4 साल का समझौता किया है। यह डील 2023 से लेकर 2027 की अवधि के लिए की गई है। इसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी नेशनल कप को छोड़कर सभी फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी इवेंट शामिल किए जाएंगे। हॉकी प्रशासक OTT प्लेटफॉर्म में जियो सिनेमा और बायकॉम 18 के लीनियर चैनल नेटवर्क स्पोर्ट्स 18 पर ये देखे जा सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है प्रसारण के लिए, तो उनका नाम है बायकॉम 18 और 4 साल का अनुबंधन किया है। ये आप कह सकते हैं यह डील 2023 से 2027 के बीच रहेगी और इसके अंदर फेडरेशन ऑफ हॉकी नेशनल कप को छोड़कर सभी इवेंट्स जो हैं इस चैनल पर दिखाए जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो उनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। यानी केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो उनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। अगर यहां पर बात की जाए जो समीर कुमार सिन्हा है वो आप कह सकते हैं एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और इनको रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सिन्हा वर्तमान समय में अपने असम मेघालय कैडर में कार्यरत हैं और वहीं संजीव कुमार जिंदल जो वर्तमान समय में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, अब वो अतिरिक्त सचिव होंगे। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक की नियुक्ति की है, तो उनका नाम क्या है, समीर कुमार सिन्हा। और ये 1994 के IPS आप कह सकते हैं IAS अफसर हैं या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं
और ये वर्तमान समय में असम मेघालय कैडर में कार्यरत हैं। जबकि संजीव कुमार जिंदल जो हैं, जो वर्तमान में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, वो अब क्या बन जाएंगे, अतिरिक्त सचिव बन जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, इसके अतिरिक्त बात की जाए तो अटल सेतु समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यानी भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, तो उसका नाम क्या रखा गया है, अटल सेतु। और किस में बना है, वो समुद्र के अंदर बना है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु इसका नाम रखा गया है। यानी क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक जीके के अंदर कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज जो समुद्र पर बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अटल सेतु। और ये किसके नाम पर इनका नाम पड़ा, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इनका नाम पड़ा। और ये किस किस को जोड़ता है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का ये काम करता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके माता का नाम भी कृष्णा और पिता का नाम भी कृष्णा, तो उनका नाम हुआ है, आप कह सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरह के कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, पीएम हमारे जो है नरेंद्र मोदी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान इस पुल को देश को समर्पित करेंगे। आज के दिन ही करेंगे, यानी 12 जनवरी 2024 को ही यह देश को समर्पित किया जाएगा। अटल सेतु पुल समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो 21.8 किलोमीटर है। इसे मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक के नाम से भी जाना जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक। और इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 21.8 किलोमीटर है। और यह आप कह सकते हैं इसका उद्घाटन भी 12 जनवरी 2024 को ही किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2024 को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे। दक्षिणी मुंबई से नवी मुंबई की दूरी तय करने में महज 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। इसके उद्घाटन के बाद 1.5 घंटे से 2 घंटे की यात्रा की समय की क्या होगी, बचत होगी। इसके बाद अगर बात की जाए, यह पुल जो आप कह सकते हैं 6 लेन का आधुनिक ब्रिज होगा, जिसका विस्तार समुद्र पर 16.50 किलोमीटर और भूमि पर 5.5 किलोमीटर है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है और इस ब्रिज का प्रत्येक लेन 3.5 मीटर चौड़ा है। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि ये कितने लेन का है, तो ये 6 लेन का है। अगर बात की जाए ये समुद्र के अंदर कितना है, तो 16.50 किलोमीटर है। और भूमि पर अगर पूछा जाए तो 5.5 किलोमीटर है। और पुल की अगर लंबाई पूछी जाए तो 21.8 किलोमीटर ये पूरा कह सकते हैं लंबा है। और इस ब्रिज का प्रत्येक लेन कितने मीटर चौड़ा है, तो 3.5 मीटर चौड़ा है। इसे यात्रा काफी हद तक सुव्यवस्थित हो जाएगा। शहर के लोग मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी 20 मिनट में तय कर पाएंगे और यह दूरी पहले 2 घंटे में तय की जाती थी। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।